जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। और आज के इस क्लास में आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं चुनिंदा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के बीएसएससी कार्यालय परिचारिके एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसे वायरल सवाल करवाने वाले, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है वो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है एवं रिपीटेड प्रश्न है जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम वीवीआई सवाल है, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? मैं आपको क्लियर कर दूं, बीएसएससी कार्यालय परिचारी में नारा से दो प्रश्न पूछा जाता है। नारा से कितना प्रश्न पूछा जाता है? दो प्रश्न पूछा जाता है। टोटल बात करें तो 40 क्वेश्चन है आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी में, 40 क्वेश्चन है बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। तो सवाल आपका क्या कर रहा है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने आपका जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा साथियों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगर यही सवाल करेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अगर इसमें जय विज्ञान ऐड कर दे, जय विज्ञान ऐड कर दे तो उसका कौन सा हो जाएगा? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री हो गया, अगर उसमें ऐड कर दे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगर बात करेंगे इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। कौन दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इंदिरा गांधी जी हमारे भारत की प्रथम महिला क्या है? प्रधानमंत्री है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। अगर बात करेंगे महात्मा गांधी जी का तो महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे नारा दिया है, जिसमें से कुछ फेमस नारा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने आपका करो या मारो का नारा दिए थे। कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने आपका भारत छोड़ो आंदोलन किया था। कब किया था? पूरी डेट की बात करें तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, सारा याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको क्लियर कर दे, इस वीडियो में हम लोग जीके के 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपका स्कोर रहना चाहिए, अगर आप 40 में से कम 25 प्लस प्रश्नों को सही कर देते हैं, 25 प्लस प्रश्नों को आप लोग सही कर देते हैं तो आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन पक्का है, आपका नौकरी लग जाएगा। अगर आप 25 प्लस प्रश्नों को सही कर देते हो तो लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कितना प्रश्न सही कर किए हैं लास्ट में। ठीक है ना, आज का आपका टारगेट रहने वाला है 40 में से 25 प्रश्न को आप सही करके दिखाएं। ठीक है ना, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सबसे पहले आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सौर मंडल को इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। आप पूछ रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने प्लेनेट यानी कुल कितने ग्रह होते हैं, तो याद रखिएगा पहले आपका 9 ग्रह होता था। पहले आपका कितना ग्रह होता था? 9 ग्रह होता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों के मान्यता के अनुसार टोटल आपको 8 ग्रह कर दिया गया है। कितना ग्रह कर दिया गया है? 8 ग्रह कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अब इसी में से जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाता है साथियों, मैं वो प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सौर मंडल से हर साल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा कौन कौन सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करें जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा तो वही प्रश्न बनेगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। याद रखिएगा सौर मंडल का
सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा कितना दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा मतलब सूर्य का एक चक्कर बुध कितने दिनों में लगाता है? 88 दिन में लगाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है शुक्र के बारे में। तो शुक्र को हम लोग पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी का बहन हम लोग किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। या सांझ का तारा किसको कहते हैं? या सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो सांझ का तारा भी हम लोग किसको कहते हैं? पृथ्वी शुक्र को ही कहते हैं। शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का बहन, सांझ का तारा, सुबह का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सब हम लोग किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का। उसके बाद हम लोग किसका बात करेंगे? पृथ्वी का। तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे मंगल को। तो मंगल को हम लोग लाल ग्रह या इसको गुलाबी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मंगल को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं? मंगल को हम लोग गुलाबी या लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा वो आपका जुपिटर हो जाता है, जिसको हम लोग बृहस्पति बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बृहस्पति बोलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा, जिसको हम लोग जुपिटर भी बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर आपका पूछेगा कि सौर मंडल का 8वां ग्रह कौन सा हो जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। सौर मंडल का 8वां ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। यहाँ पर एक सवाल और भी बनता है कि सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सौर मंडल का मुखिया हम लोग सूर्य को कहते हैं। सौर मंडल का मुखिया हम लोग किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपकी बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा गया। ये जो सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है। तो सवाल आपका कह रहा है कि यूएनओ का पूरा नाम क्या होता है? ऐसा भी प्रश्न आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। तो यूएनओ का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। यूएनओ का पूरा नाम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन आपका पहले क्लियर हुआ। सबसे पहले तो यूएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में। इसका मुख्यालय आपका कहाँ में हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट एवं वायरल सवाल है। ठीक है ना। और आप लोग बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है ना। आप लोग को क्लास, आज का क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि कोई दिक्कत रहे तो हम उसमें सुधार कर पाए। ठीक है, कुछ भी अगर दिक्कत आपको दिख रहा है तो आप उसमें सुधार बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है ओजोन परत, और 40 में से आप कितना प्रश्न सही करते हैं लास्ट में हम आपसे पूछेंगे। आज का टारगेट आपका 25 रहना चाहिए। ठीक है ना। ओजोन परत हमें किससे बचाते हैं? आज मतलब एक टेस्ट के रूप में आपका आज का क्लास होने वाला है। ठीक है, आज का क्लास जो होने वाला है वह टेस्ट के रूप में होने वाला है। ओजोन परत हमें किससे बचाता है? ओजोन परत जो है वो हमें किससे बचाता है? एकदम इंपॉर्टेंट की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए। तो ठीक है, याद रखिएगा, ओजोन परत जो हमें बचाती है वो अल्ट्रा वायलेट किरण से बचाती है, यानी पराबैंगनी किरण से हमें बचाती है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरण से बचाती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पराबैंगनी किरण मतलब ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरण से बचाती है। अगले नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एकदम इजी लेवल का सवाल है, जो कि आपको आना चाहिए एवं पूछा गया सवाल है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू किया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखिएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू किया था? तो याद रखिएगा, ये आपका शुरू किए थे साबरमती आश्रम से। कहां से शुरू किए थे? साबरमती आश्रम से। आपके एग्जाम में पूछा जाता है दांडी मार्च कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका दांडी मार्च हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका क्या हुआ था साथियों? दांडी मार्च हुआ था। याद रखिएगा, दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका दांडी मार्च हुआ था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना। याद रखिएगा, दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक हुआ था। उसके बाद करेंगे खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो खेरा आंदोलन आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। यह महात्मा
गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास मिलेगा। अगर आप डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारिका इंपोर्टेंट क्लास करवाया जाता है साथियों, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में प्रश्न लड़वाया जाता है। मैं आपको डेली क्लास करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल को क्या करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सी आपके बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। इनको श्री बाबू के नाम से जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? श्री बाबू के नाम से जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? श्री बाबू या बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। इनको श्री बाबू या किस नाम से जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। इनको श्री बाबू या बिहार केसरी के नाम से इनको जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। इनको श्री बाबू या बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अभी तक आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लेंगे साथियों, क्योंकि वहां पर आपका जो भी क्लास होता है सबसे पहले आपको पता चलेगा। जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको ग्रुप में बताया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, तो आप लोग अगर 10th सिंपल पास आउट हैं तो आप उसमें फॉर्म को डाल दीजिए। वो मतलब आपको स्टार्ट हो चुका है पढ़ाई भी, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। मतलब इस नंबर पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। इस नंबर पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है? बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा, जैसे ही आप बीएसएससी लिखकर मैसेज करेंगे मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 7 नंबर आपका सवाल है साथियों, कंप्यूटर का जनक किन्हीं कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, तो याद रखिएगा कंप्यूटर का जनक हम लोग किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ठीक है ना। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है। कंप्यूटर में क्या होता है? सीपीयू होता है। इसका पूरा नाम आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? किसी को पता है तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है साथियों, याद रखिएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है ना। 8 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपका शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। ये कब आपका शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगर बात करें 1930 ईस्वी में, तो 1930 ईस्वी में आपका दांडी मार्च हुआ था। 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है, और आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाइएगा जो सवाल का जवाब आपको आए, और लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा साथियों। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं साथियों? कोसी नदी को कहते हैं। अगर यही पूछेगा जैसे में कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कोसी नदी कहाँ से निकलता है, तो यह आपका नेपाल से निकलता है। कोसी नदी आपका कहाँ से निकलता है? नेपाल से। कोसी नदी आपका कहाँ से निकलता है? नेपाल से। नेपाल और तिब्बत के बीच, मतलब नेपाल और चीन के बीच, तिब्बत के बीच एक सीमा है, ठीक है ना। वहां पर गोसाई थान बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कोसी नदी कहाँ से निकलता है, तो गोसाई थान से निकलता है, ठीक है ना। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए
अगला नंबर सवाल है, आप लोग बताइएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखिएगा, यह आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। यह आपका कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग कहाँ में हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। पंजाब के कहाँ में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा साथियों, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, पिंक सिटी। पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? याद रखिएगा, पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है साथियों? तो जयपुर हो जाएगा। पिंक सिटी के नाम से कौन सा मशहूर है साथियों? जयपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पिंक सिटी के नाम से कौन सा मशहूर है साथियों? तो जयपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पिंक सिटी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? जयपुर को जानते हैं, ठीक है। अगला नंबर सवाल जो कि परियोजना से हर साल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचालन में पूछा जाता है, तो आप लोग भी इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा, यह आपका सतलज नदी पर है। यह आपका किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलुज नदी पर है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा साथियों? तो याद रखिएगा, यह आपका एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखिएगा, अगर सबसे छोटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछेगा तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको भी जवाब देना है कमेंट में, ठीक है। भले आपको सिंपल लेवल का क्यों लगे, लेकिन आपको जवाब कमेंट में देना है, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, मुंबई में। कहाँ में स्थित है? मुंबई में। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आपका आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आपका आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा साथियों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई का मतलब आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा साथियों, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है कि इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो याद रखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष आपका कौन होता है साथियों? नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया था। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? 2015 ईस्वी में। याद रखिएगा। 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी नहीं ना, यह दक्षिण भारत का हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर भारत में इसका लंबाई है। भारत में इसका लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। और इसको दक्षिण क्या बोलते हैं? इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो उत्तराखंड के, इसका उत्पत्ति हुआ है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से हुआ है। याद रखिएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। 17 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। आप लोग भी जवाब दीजिएगा। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास करवाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है।
अगला नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में स्थित है साथियों? तो ये आपका असम में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? असम में हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछेगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में हो जाएगा साथियों। ठीक है, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ स्थित हो जाएगा? उत्तराखंड में। अगला नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका बुध हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ऐसे काफी मतलब काफी किताब काफी बुक में देखेंगे तो शुक्र आंसर देता है, लेकिन हमारे हिसाब से बुध सबसे सबसे गर्म ग्रह होगा, क्योंकि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, ऐसे किताब में आपका शुक्र देता है, तो हम लोग बुध को याद करेंगे। ठीक है, आपका अगर हम बताएं, अगर आपको एग्जाम में मानना रहे तो आप लोग बुध को ही मारिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला ही आपका सही होता है। बीएससी कार्यालय परिचारी में इसका ही मान्यता दिया गया है, बुध को ही दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो मंगल को। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है, 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, सफेद क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो सफेद कौन रहता है? तो दूध उत्पादन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दूध उत्पादन से। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। उसी प्रकार से हरित क्रांति का भी कभी कभी पूछ देता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे? तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? गेहूं उत्पादन यानी फसल से हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। 21 नंबर आपका सवाल है साथियों, हंसाने वाली गैस लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? जिससे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। जिससे हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हंसाने वाली गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग N2O भी बोलते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, 22 नंबर आपका सवाल है साथियों, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? बता सकते हैं? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, 23 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि को जब भी हम लोग मापते हैं, वो हम लोग किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि को हम लोग किसमें मापते हैं? डेसिबल में। और विद्युत धारा को हम लोग किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का अगर थक्का जमाना है तो उसमें कौन सा विटामिन सहायक होगा? तो याद रखिएगा, रक्त का थक्का जमना विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है। विटामिन, एक मिनट, विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से आपको क्या होगा? रतौंधी हो जाएगा, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से क्या आपका होगा? रिकेटस होगा, याद रखिएगा। विटामिन सी की के की कमी से मतलब अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपका खून जल्दी नहीं जमेगा। ठीक है, आगे चलिए। 25 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो निकट है तो उसको हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का प्रयोग करेंगे साथियों? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे साथियों, याद रखिएगा। ठीक है ना। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे? ये 3 अक्षर में है ना निकट, तो हम 4 अक्षर वाला को सही करेंगे, एक बढ़ा कर करेंगे। उसी प्रकार से अगर दूर वाला पूछेगा तो दूर 2 अक्षर में है, तो इसका आंसर जो होगा 3 अक्षर वाला हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक टाइप का है, तो याद रखिएगा। ठीक है ना। दूर कहेगा तो उत्तल और निकट कहेगा तो अवतल, दोनों याद रखिएगा। दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस कोशिका का पावर हाउस, यानी पावर हाउस कहने का मतलब है ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह किससे कहा जाता है? ऊर्जा उसको किससे मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। किसको मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 27 नंबर आपका सवाल है साथियों, आप लोग बताइएगा पानी का घनत्व, अधिकतम घनत्व डिस्टनी जो होता है वह किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऐसे जब पानी है तो खौलना किस डिग्री पर प्रारंभ करता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना प्रारंभ करता है, और जमना 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कोई भी पानी को कम किया जाएगा तो वो जमना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, लेकिन पानी का जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो यह आपका दूरी का हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई हो जाएगा? दूरी का हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष से किसका इकाई है? तो दूरी का हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से क्या होगा? विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से क्या? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से आपका क्या हो जाएगा? रिकेटस हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से आपका क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, इस सारे प्रश्न को याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है, 30 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सा है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाता है, जिसको हम लोग लीवर भी कभी कभी दे देता है। तो सी ऑप्शन आपको क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक क्या होता है आपका? राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा सबसे ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? ऊपरी सदन होता है। और निचली सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 32 नंबर आपका सवाल है, कौटिल्य, कौटिल्य या उसकी को हम लोग क्या कहते हैं? चाणक्य उनका ही नाम है। तो वह किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। 12वां होगा कि 13वां होगा? थोड़ा सा कंफ्यूज है कि 12 होगा कि 13, थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो आप लोग कमेंट में एक बार जवाब दे दीजिएगा अगर आपको पता है कि बिहार में भारत का कौन सा स्थान है। नहीं तो ये वाला जवाब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है, 12वां होगा कि 13वां, थोड़ा सा हमको दिक्कत है। तो आप लोग एक बार कमेंट में जवाब दे दीजिएगा 33 नंबर लिख कर कि हाँ सर 12वां होगा या 13वां होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का है, ठीक है ना? तो इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे चलिए, या ऐसा करते हैं इसको हम लोग अभी ही कवर कर ले, बताइए। चलिए, इसको हम लोग अभी ही कवर कर ले, बताइए, चाहे इसको रहने देते। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष या आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 35 नंबर आपका सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिया था? तो सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, उनका जन्म कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। उनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चारों आपको ऑप्शन हमने क्लियर कर दिया, और चारों आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी में है। याद रखिएगा, ये आपका कहाँ में है? वाराणसी में है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनका जन्म कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और उनका मृत्यु कहाँ में हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, प्रसिद्ध छठ पूजा, प्रसिद्ध छठ पूजा किस राज्य का मुख्य त्योहार है? बताइएगा, प्रसिद्ध छठ पूजा किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है? तो प्रसिद्ध छठ पूजा आपका किस राज्य का है? तो ये सभी को पता है, बिहार के लिए। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, 37 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो आत्मा हम लोग प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या कहते
कहते हैं, आत्मा कहते हैं। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो सिल्क सिटी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, बताइएगा कोई। एक बच्चे का आ रहा है कि सर भागलपुर को जानेंगे, एक बच्चे का आ रहा है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर नहीं होगा, भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं साथियों। ठीक है, 39 नंबर आपका सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, और इसका जवाब आप लोग के कमेंट में देना है। और आज का आखिरी सवाल ये होने वाला है। और आपने 40 में से कितना प्रश्न सही किया, एक कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर 10 सही हुआ, 15 सही हुआ, जितना सही हुआ आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, तो जवाब आप लोग दे दीजिएगा कितना आपने सही किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नए हैं तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए साथियों, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है। ठीक है, जय हिंद।